हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकेंड, जो कि आज का टॉपिक है यूनिट 5, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स में जो एक एक यूनिट है उसको अच्छे तरीके से आज हम एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझाते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर आप देखिए बिजनेस स्टैटिक्स अगर कॉमर्स के स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं तो 10 नंबर यहाँ से तो मिलेगा ही, प्लस आपका पेपर जो फर्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, वहाँ भी आपका 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आप समझिए इसके पढ़ने से आपका पेपर फर्स्ट में भी काफ़ी काम करेगा। ठीक है, तो आप समझिए 15 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो 15 दूनी 30। देखिए दोस्तों, आपका एक पंथ दो काज, अर्थात एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक को अच्छे से हम एक एक टॉपिक जो इसमें है दोस्तों हम बात करते हुए समझते हैं। चलिए, पहला टॉपिक इसमें हम बात करेंगे जो आज है, एक एक पहले टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद हम पूरी व्याख्या करते हुए समझाएंगे। पहला टॉपिक क्या है? डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन अर्थात देखिए दोस्तों, डाटा कलेक्शन क्या है? आपके पास जब तक किसी भी देश का डाटा नहीं है तो आप कैसे उस पर इंटरप्रिटेशन बात कर सकते हैं कि ये देश गरीबी स्थिति में है, या यहाँ पर जेंडर गैप कम है, या यहाँ पर जेंडर गैप ज़्यादा गैप है। आप किसी भी चीज़ पर डिबेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास डाटा नहीं है। और जब आपके पास डाटा है तो आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर आप एनालिटिकल के माध्यम से चीज़ों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो डाटा के इसके जो बेसिक आधार होते हैं कलेक्शन के, तो अब हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन कहाँ से होता है। इसके बेसिक दो स्रोत हैं, एक प्राइमरी स्रोत और एक सेकेंडरी स्रोत। प्राइमरी स्रोत, जी हाँ, प्राइमरी सोर्स क्या होता है? एक मिनट दोस्तों, पेन नहीं चल रहा, कोई बात ऐसे समझिएगा। प्राइमरी सोर्स पहले बताते हैं। प्राइमरी सोर्स होता है जब आप फेस टू फेस किसी व्यक्ति से बात करके डाटा का कलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। अब ये मिस्टर वाई जो गांव के क्या है, मुखिया है, और एक कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के। इन्होंने गांव में जाते हैं, इतना बड़ा सा गांव है, मान लीजिए कितना बड़ा, बहुत बड़ा ये गांव है, जिसका गांव का नाम मान लीजिए है, कोई भी नाम रख लीजिए, नारीपुर, महनाजपुर, कोई भी एक नाम आप रख लीजिए, गांव का नाम है। और यहाँ के ये मुखिया जी हैं। मुखिया जी से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाते हैं और इससे पूछते हैं हमें आपके गांव का पूरा ब्यौरा चाहिए, यहाँ के लोगों का एजुकेशन स्तर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, दूसरा यहाँ की इकोनॉमिक्स लेवल क्या, अर्थात आर्थिक स्थिति क्या है, लेवल क्या है। अब देखिए यही करते हैं ना, गांव में आप देखे होंगे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है, घर घर जाके लोगों से बात करता है कि आपके घर में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, आपके घर में बाइक है कि नहीं है, आपके घर में एलईडी टीवी है कि नहीं है, आपके घर में फोर व्हीलर है कि नहीं है। तो एक ये चीज़ क्या करता है, उसके पास एक पास जो होता है A4 साइज कैसे होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखा होता है। जो चीज़ें होता है उस पर टिक मारता चला जाता है, और जो चीज़ नहीं उस पर आपका ऐसे टिक गलत करता चला जाता है। ठीक है, ये बेसिक क्या होता है, इसके आधार होते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है, गांव पे जाता है, गांव के मुखिया से इंफॉर्मेशन लेता है, और गांव के जो लोग हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन ले करके डाटा क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्रोत। जब फेस टू फेस लोगों से मिल करके डाटा का कलेक्शन कर लेता है व्यक्ति, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्रोत। बारीकी चीजों को समझिए, भी प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं दोस्तों। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास सारा डाटा आ गया एक फाइल के रूप में, ठीक है, कौन
गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के पास। अब ये ले जाएगा गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट अपना एक सीडी में पेन ड्राइव में उसको अपने पास सेव करके रख लेगा और उस पर हर एक चीज़ पे लोकसभा राज्यसभा में बैठ के डिबेट करेगा, कानून पास करेगा कि ठीक इस गांव की स्थिति ठीक नहीं है, इस पे हमें बिल बनाना चाहिए, इस पे कानून पास करना चाहिए लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। तो क्या करेगा, अब गवर्नमेंट यहाँ पर इस पे हर एक चीज़ पे डिबेट करेगा। अब इसी डाटा को जब गवर्नमेंट पास किया, फिर से कोई व्यक्ति इसमें मान लीजिए रिसर्च करना चाहता है। क्या करना चाहता है, रिसर्च कि गरीबी या इकोनॉमिक स्थिति या एजुकेशन स्तर पे वो रिसर्च करना चाहेगा। तो क्या करेगा, एजुकेशन का जो इस पर टॉपिक है उसको पढ़ेगा, लेकिन अब कहाँ से पढ़ेगा, इंटरनेट से पढ़ सकता है या गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है जो भी है, गवर्नमेंट के भी अलग अलग साइट पे सारी चीज़ें ब्यौरा होता है, व्यक्ति जा करके पढ़ सकता है, देश की स्थिति की हालात को समझ सकता है। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीज़ें डाटा कलेक्शन किया गया उसके एम्प्लॉय के माध्यम से, तो बोला जाता है प्राइमरी डाटा। और जब वही डाटा पे कोई दूसरा व्यक्ति रिसर्च करता है, खोज करता है, तो उसके लिए वो ये डाटा क्या हो जाता है, सेकेंडरी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। एक मिनट दोस्तों, पेन नहीं चल रहा, समझिएगा। पहले व्यक्ति फेस टू फेस गया, लोगों से मिला, बात किया, इकट्ठा किया और ला करके अपने A4 साइज में नोट किया, पेन ड्राइव बनाया, सीडी बनाया, गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट ने इसको इंटरनेट पे अपलोड किया और जब इसी डाटा को लेकर कोई व्यक्ति इसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है कि एजुकेशन स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बारे में सारे प्रॉब्लम को समझता है, उस पर डिबेट करता है, अपने आप से एनालिसिस करता है, तो इसके लिए ये डाटा क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा। जब ये यहाँ से कलेक्शन ले करके इसके पास सारी चीजें आते हैं तो ये हो जाता है सेकेंडरी डाटा, क्योंकि इसने फेस टू फेस नहीं बात किया, इसने कोई व्यक्ति खोज करके रखा था, वहां से उठा लिया और अपना वहां पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, उसके लिए सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गया, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो ये होता है आपका डाटा कलेक्शन। ये पहली टॉपिक जो बेसिक चीजें था दोस्तों मैंने इस पे समझा दिया। अब आइए दूसरा टॉपिक बात करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा टॉपिक बताते हैं। जाइएगा, यही टॉपिक आपको किताबों में सब जगह मिलेगा। जब आपका प्राइमरी डाटा हो गया, ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या पढ़ते हैं इसमें, जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तब सेकेंड टॉपिक शुरू होता है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या दोस्तों, आज सॉरी लगता है कि पेन धोखा दे रहे हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए इसमें क्या होता है। जब आपके पास डाटा है, आपने रिसर्च किया, अब उस रिसर्च का इम्प्लीमेंट आपको करना है। क्या करना है, कहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करें, इसका फायदा क्या होता है। तो इसके फायदा के जो होते हैं कुछ फार्मूले होते हैं। मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, अब क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं और आपको उन पे पता करना है कौन सा बच्चा का नंबर सबसे ज़्यादा आया, कौन से बच्चे का नंबर सबसे कम आया है ना। या इसमें एक औसत बताइए कितने बच्चे 50% से अच्छे नंबर लाए हैं, कितने इतने बच्चे हैं जो 50% से कम नंबर लाए हैं, कौन बच्चा सबसे टॉप लेवल में है। तो इसमें कुछ इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो बोलता है, मेजर मतलब आप नाप कर रहे हैं, सेंट्रल केंद्रीय और टेंडेंसी उसकी जो प्रवृत्ति है उस पर आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च कर लिए बच्चों पे, आप इम्प्लीमेंट करके चेक करना चाहते हैं कि औसत नंबर कौन लाया, औसत से कम कौन और एक मैक्सिमम कितना लाया है। इसके बेसिक 3 आधार है दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो फार्मूले के बेस पे हम जब पढ़ते हैं एक एक करके समझाते हैं। पहला इसमें जब आप पढ़ेंगे मीन बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मीन।
जिसको हम डिनोट करते हैं आप एक्स, ऐसे करके इसको डिनोट किया जाता है। दूसरा इसमें पढ़ते हैं मीडियन, तीसरा हम पढ़ते हैं मूड। ठीक है, अब देखिए इसको हम एम से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं समझाने के लिए। ठीक है, ये जो तीन ऐसे इसके फार्मूले जो आधार है, इन्हीं के माध्यम से हम एक औसत, औसत से कम, औसत से ज़्यादा, हम इन्हीं बेस पे क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी जो भी क्लास में या देश में या समाज में जो भी एक औसत चीज़ को पता करना है, आप जनसंख्या बेस पे करते हैं, आप टेम्परेचर के बेस पे भी करते हैं, आप प्रोडक्शन जो होता है देश में, मार्जिन क्रॉप के कौन सी फसल सबसे ज़्यादा हुआ, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कम हुआ, तो ये फार्मूला जो पढ़ने का मतलब है ये सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब मेन में जब आप पढ़ेंगे इसमें कुछ टॉपिक है, एक अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, आप दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों डी करके, एक होता हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक के बाद आप इसमें एक और टॉपिक पढ़ते हैं वेटेड, वेटेड मतलब भारी किसको बोलते हैं, वेटेड नहीं चला, वेटेड मीन। डी एक आप पढ़ते हैं जियोमेट्रिक, मैट्रिक मीन। इसके बेसिक के जो आधार हैं, आपको जो निकालने का पूरा बेस बनता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, आपका जियोमेट्रिक मीन, ये बेसिक इसके आधार होते हैं। अगर आपको मीन निकालना है तो इस पे आप निकालेंगे। अब इसमें दो तीन चीज़ें और इसमें पढ़ना होता है, तीन चीज़ें दोस्तों, थोड़ा सा आसपास की आवाज़ आती है, आवाज़ से डिस्टर्बेंस होती है, बाकी क्या किया जाए, जीवन है चलता है। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज के माध्यम से कैसे निकाला जाता है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा इसमें निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट इसमें एक रहता है कंटीन्यूअस सीरीज। समझा देते हैं। पहले तो इसके बेसिक आधार अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये जब सब आप फार्मूले के अलग अलग बनते हैं। इस फार्मूले को हम पहले समझते हैं अर्थमेटिक, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट के माध्यम से, डिस्क्रीट के माध्यम से, और कंटीन्यूअस सीरीज के माध्यम से, व्यक्तिगत, खंडित, वर्गीकृत, इसको जो बोलते हैं हिंदी में सीरीज। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका मीन का पूरा होता है, जिसमें फार्मूला मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ दोस्तों। पहला जो आपका इंडिविजुअल का बनेगा, फर्स्ट का बेसिक चीजें, तो इसको आप दर्शाते हैं मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं। दूसरा जब आपका इसमें डिस्क्रीट सीरीज बनेगा तो आप लिखते हैं मीन बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स करते हैं, अर्थात एक्स के एफ एक्स अपॉन एन कर दो। तीसरा इसमें आप जब पढ़ेंगे दोस्तों तो ए प्लस सिग्मा एफ डी कर दो, ये आपका शॉर्टकट मेथड होता है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दो। ठीक है, ये इसके बेसिक फार्मूले होते हैं जो हम मीन निकालते हैं। अब इसी में हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन में क्या होता है, कभी काल संख्या एन प्लस, एन को ऊपर रखिए, ए प्लस अपॉन एन करिए, बी प्लस अपॉन एन करिए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, सी प्लस अपॉन 1 करिए या 2 करिए, ऐसे 3 कर लीजिए दोस्तों, इसके एक फार्मूले बनते हैं। हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन का ये पूरा है दोस्तों, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस सीरीज या शॉर्टकट मेथड, ये पूरा बेसिक चीज इसमें लगता है फार्मूला। वेटेड में क्या होता है, बस जिसकी संख्या सबसे ज्यादा जो भारी होती है। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, आपने
हार्मोनिक में क्या करते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसे करके आप इनका तीनों को जोड़िए और इनका वर्गमूल घनमूल जो है निकाल लीजिए तो आपका हार्मोनिक आ जाता है। तो ये आपका बेसिक जो टर्म था आपका हो गया मीन निकालना। मीन मतलब माध्यिका, सॉरी माध्य निकालना, मध्य। तो मीन मतलब मध्य निकालना है। मध्य मतलब अब इसको भी बेसिक चीज जैसे आपको समझना हो, किसी चीज का संख्या कोई दे दिया गया है 2 4 15 16 17, उनको जोड़िए जितना संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए। अब अगला पढ़ते हैं मीडियन। अब मीडियन का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके फार्मूले, इसको भी इंडिविजुअल डिस्क्रीज कंटिन्यूअस सीरीज में बांटते हैं। इसके फार्मूले होते हैं n+2। ये कब होता है, जब आपका संख्या क्या होता है, इवन होता है। इवन मतलब ऑड और इवन देखना पड़ता है, सम और विषम। अर्थात जब सम होता है तो n/2 कर दीजिए तो आपका हो जाता है, ये सम पे लगता है फार्मूला। दूसरा होता है विषम का, n+1/2। दोस्तों इसमें फार्मूला बेस थोड़ा चीजें आपको बोरियस ही लगेगा, क्योंकि ये फार्मूले बेस पे तो हम सोल्व करते हैं। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए समझाते हैं 2 4 6 5 9 7, मान लीजिए ये संख्या है, हमने लिख दिया। इसमें ध्यान रखना कभी कल असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम घटते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा बढ़ते क्रम में, असेंडिंग में बढ़ते क्रम में। तो 2 4 6 5, ठीक है आपका 7। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए इनका माध्यिका कौन सी संख्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए इसका फार्मूला पहले नंबर ऑफ टर्म, देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो 6 नंबर है वो सम है विषम, ऑड है कि इवन है। तो आप देखिएगा 6 जो आपका सम है, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है 2 से। तो आप इसको फार्मूले पर रखेंगे तो आप लिखेंगे n बराबर कितना हो गया 6। तो बताइए फार्मूला, अर्थात तो आप लगाएंगे n बराबर नंबर ऑफ टर्म कितना, m e लिखेंगे, माध्य कितना निकालेंगे तो n/2 अर्थात 6/2 करेंगे, 2 3 6 तो आ गया 3। बताइए मध्य पद कौन सा इसमें होगा, तो पूछा गया सबसे बीच वाला इसमें कौन सी संख्या आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो 3 नंबर पे चेक करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो सबसे मध्य वाला संख्या कौन हो गया दोस्तों, 6 आ गया, बस खत्म। लेकिन अगर यही चीजें डिसेंडिंग होता है तो उसको आप असेंडिंग पहले बनाएंगे, तभी आपको ये चीजें रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ कभी कभी बारीकी चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने अगर लिख देता 3 फिर 7 फिर 8 फिर 5, तो आपको इसको पहले आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तब जाकर के आप इस नंबर को काउंट करेंगे, फार्मूला पर रखेंगे और निकाल लेंगे तो आपके मध्य पद आ जाएगा। तो देखिए बीच में सबसे ज्यादा पद कौन है, 6 और 5 है यार, लेकिन मैक्सिमम 6, तो यही आपका मध्य पद हो जाता है। वैसे तो 7 है, मैंने काउंट 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है दोस्तों, 6 मध्य, ठीक ओके। ये आपका हो जाता है आपका फार्मूले बेस पे। अब इसी टॉपिक में आपका कभी काल दे देता है, अगला बात करते हैं मूड, जिसकी संख्या कई बार रिपीट हुई हो, कई बार पूछी गई हो। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 2 2 2 2 9 10 9 6 9। अब बताइए, ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, कई बार आ चुकी हो। तो काउंट करिए, 7 को देखिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। 8 को तो देखिए 2 बार, 9 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। कोई और संख्या है जो 5 से ज्यादा रिपीट हुई है, मुझे ऐसा लगता है कोई है नहीं। तो आपका मूड कौन सा हो जाएगा, बहुलक कौन बनेगा दोस्तों, तो आपका z बराबर आपका कौन सा हो जाएगा 9,
ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। हाँ, इसमें एक फार्मूला लगता है लास्ट में आपका, जब कंटिन्यूअस सीरीज में करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ भी फार्मूला और कंटिन्यूअस सीरीज में आपका मोड में फार्मूला होता है। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें आपको अगर जितना आप सवाल सोल्व करेंगे, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो फार्मूला इसमें एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज में दोस्तों, जिसको बोलते हैं L1 प्लस, मैं लिख देता हूँ, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, ठीक है, मल्टीप्लाई F0, उसके बाद यहाँ इंटू आई करके एक फार्मूला इसका बनता है दोस्तों। आई मीन्स होता है L2 माइनस L1, इसको आई से डिनोट करते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूले को जाके देख लीजिएगा। ये बेसिक इसका कंटिन्यूअस सीरीज बनता है, फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मीन, मीडियम, मूड, ये बात, ये आप फार्मूला बेस पूरे सवाल होते हैं। आप इसको जब अच्छे से आप पढ़ेंगे और जाके किताब भी देखिएगा, ठीक है। आइए अब फिर बात करते हैं हम, जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाता है, पूरा बेसिक सवाल पे ही होता है दोस्तों। तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं आपका डिस्पर्सन। कौन सा टॉपिक? डिस्पर्सन। बस ऐसे लिखते रहेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे दोस्तों। किताब पे जाइएगा, नज़र दौड़ाइएगा बढ़िया से, अच्छे से पूरा टॉपिक समझना। जो गांव के बच्चे बीकॉम कर रहे हैं या 12th में जो बच्चे स्टैटिक्स सब्जेक्ट हैं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। एक गाइडेंस एक काम कर जाएगा, थोड़ा सा लेवल आसान हो जाता है। अब अगला है जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्पर्सन। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है दोस्तों? किसी भी संख्या में कितनी दूरियां हैं, उसमें कितना डिस्टेंस है, कितना उसमें गैप है, ये टॉपिक की बात करता है। अभी हमने ये पढ़ा था मध्य कितना है, ज्यादा कितना है, माध्यिका कितना है, लेकिन ये पूछ रहा है कि दो संख्या है, तुम दोनों की संख्या के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, इसके ऊपर ये बात करते हैं। अब इसमें जब पढ़ने के लिए आप बेसिक इसमें 4 टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला, इसमें आज बहुत धोखा दे रहे हैं सारे पेन, देखिए इसमें 4 टर्म होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जाइएगा, किताब उठाइएगा, सारी चीजें ही समझना शुरू हो जाएंगी। पर्सन, डिस्पर्सन से बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए, पहला इसमें आपका आएगा रेंज। रेंज मीन्स क्या होता है कि किसी विस्तार, रेंज मतलब कितना, कहते हैं भाई कितना रेंज है इनके हमारे आपके बीच में, कितना रेंज है। तो बोलेंगे, मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर है और एक बी है, सी है, डी है और ई। पूछेंगे बताइए ए और ई के बीच में कितना रेंज है, ए और ए के बीच में, ए और ई के बीच में कितनी दूरियां हैं, कितना विस्तार है ना। अभी तो हमने मध्य पर पूछ रहे थे, जो पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में कितना रेंज है, कितना डिस्टेंस है। तो इसका क्या करेंगे, इसका फार्मूले बेस पे हम निकालते हैं। इसको बोलते हैं L2 माइनस L1। अब L2 मीन्स क्या देखेंगे, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा और कौन सी संख्या सबसे कम। मान लीजिए अगर इस संख्या का आधार यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, इसका नंबर 5। कितना लिख दिया दोस्तों? 5, क्योंकि ये 5वें नंबर पे है और ये फर्स्ट नंबर पे। अब देखिएगा, तो इसको बोलेंगे जो सबसे ज्यादा होगा इसको हम डिनोट करेंगे L2 और जो कम होगा उसको हम करेंगे L1। अब L2 माइनस L1 अगर करेंगे तो बीच में हमें संख्या पता चल जाएगा ना। तो 5 माइनस 1 करिए, कितना जाएगा दोस्तों, कितने का डिस्टेंस रह जाएगा, 4 ही आएगा ना। तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 अर्थात 4। आप देखिए इसके बीच में
कितने का गैप है, 4 मीटर या 4 संख्या के बीच का इसका अभी गैप लग रहा है। अब समझ में आ गया बीच प्रैक्टिकल, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, इनके बीच का कितना गैप है, 4 का, है ना। तो L2 माइनस L1 जब हमने किया तो ये आपका रेंज निकल के आ गया। अब इसी में एक और पूछता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताइए। कोफिशिएंट रेंज, जी हाँ, तो कुछ नहीं करना होता है, जो आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला था, L2 माइनस L1 किया था, आपका नंबर आया था 4, नंबर कितना आया था दोस्तों, हमने जो 5 माइनस 1 किया था तो हमारे पास आया था 4। जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो कुछ नहीं करना होता, फार्मूला जो आपका L2 माइनस L1 है, इसको अपान मतलब बटे करिए, L2 प्लस L1 कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो L2 माइनस L1 जब हमारे पास 4 नंबर आया था, अब इस 4 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आ जाता है। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक। पहला रेंज जब टॉपिक पढ़ लेंगे, इसी आधार पर क्वार्टर डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आज बहुत पेन काफ़ी देखो दोस्तों, लगता सारे पेन में क्या हो गया, काम करने बंद कर दिए, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो रेंज के बाद हम पढ़ते हैं क्वार्टर डिवीजन, Q3 से इसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्वार्टर डिवीजन। क्वार्टर डिवीजन में बस इतना याद रखना, इसको हम डिनोट करते हैं Q3 से। अगर इसका रेंज निकालना है तो क्वार्टर डिवीजन का मान लीजिए, क्वार्टर डिवीजन बड़ा रेंज निकालना है, पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1। अब Q3 Q1 क्या है, यहीं पर कोई संख्या रखिए, बस उसको जो Q3 होगा 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और Q1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा संख्या उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, रेंज आ जाएगा। कभी कभी इसी पूछ रहे कोफिशिएंट बताइए, तो ये फार्मूला कोफिशिएंट क्या कर दीजिएगा, Q3, दोस्तों पेन नहीं चल रहा इसलिए आपको इसे समझाना पड़ेगा, Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1, इससे आप जब डिवाइड कर देंगे आपका जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये चीज़ें आपका निकल के आ जाता है। ये फार्मूला भी लिख दिया दोस्तों। दूसरा आप कैसे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन मीन्स क्या होता है, अब स्टैंडर्ड एक पैमाना है, एक माप है, अब बताइए इनमें कितना स्टैंडर्ड का डिवीजन है, कितना गैप है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इसको हम पढ़ते हैं S4, समझ जाइए, S4 के माध्यम से, इसमें 4 लगता है स्टैंडर्ड डिवीजन में। ये सेम टू सेम कंडीशन है, आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर S जो भी आएगा 4, है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन 4 से इसको डिनोट करेंगे, उसमें भी रेंज निकालेंगे और क्वार्टर डिवीजन करेंगे, Q3 करें। इसमें बस इतना याद रखिएगा, जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन जो संख्या दिया होगा उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी संख्या है, ठीक है, जो संख्या निकल आती है तो उसको निकलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, अर्थात स्टैंडर्ड डिवीजन निकल जाता है। अब उसमें हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन रेंज और स्टैंडर्ड डिवीजन कोफिशिएंट। ये फार्मूला जैसे ये लगा, ये सेम टू सेम यहाँ लगाते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन आपका S1, S4, S1, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पर लगिए, प्लस करिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल आता है। अब यही जो आपका अगर मान लीजिए वेरिएंस निकालना है, तो आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है दोस्तों, इसको स्क्वायर करके स्टैंडर्ड जो डिवीजन है, डिवीजन इसको स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या निकल आएगा, वेरिएंस। जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन का मान लीजिए निकल कर आया था 40 आया, तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 160। ये आपका जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन, सॉरी वेरिएंस निकल के आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन का अगर आप स्क्वायर कर दो तो आपका वेरिएंस आ जाता है। ये फार्मूले होते हैं दोस्तों डिस्पर्सन का, ठीक है। थोड़ा दोस्तों अच्छी इस पर राइटिंग नहीं हो पा रही, पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। बाकी आज शाम तक अच्छे से इसको करते हैं और टॉपिक शुरू कर दिए दोस्तों, कंप्लीट ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरा समझाएंगे, बीच में अधूरा नहीं।
ठीक है। तो आपका जब डाटा कलेक्शन हो गया, मेजर सेंटर टेंडेंसी हो गया इस पर्सन, अब पढ़ते हैं रिग्रेशन। क्या पढ़ते हैं? रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या पर डिपेंड होता है। रिग्रेशन मीन्स होता है रिग्रेशन। जैसे मैं एक यहाँ पर गमला बनाता हूं दोस्तों, यहाँ पर कुछ पौधे हमने लगा दिया, यहाँ पर इसमें कुछ पौधे हैं, ये पौधा है, मान लीजिए गमले में लगा है दोस्तों। अब ये पौधा जो है किस पे डिपेंड है, इसको आप ध्यान में देखिए। ये पौधा किस पे डिपेंड है? तो ये डिपेंड किस पे है? धूप, वर्षा अर्थात जल और खाद, फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर ये बात करता है एक संख्या दूसरी संख्या पे डिपेंड होता है। ये बात तो सही है, मानव भी एक दूसरे पे डिपेंड है। हम अगर स्वयं में बोले तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं, डिपेंड है। हवा, पानी, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए तो आपका सब जितना फ्यूचर में सोच रखे हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपका जीवन मिला बड़ी खूबसूरत है, हर एक चीज़ को धन्यवाद करिए। तो पौधा किस पर निर्भर है? हवा, धूप, जल, खाद। तो रिग्रेशन हमेशा क्या करता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट नहीं। सब चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई व्यक्ति बोले मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, गलत, सब डिपेंड है। आज मान लीजिए मैं अपने आप को सेटल कर लिया, नौकरी ले लिया, तो मैं फिर बोलूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं, फिर भी मैं डिपेंड हूँ। कल मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा भाई? फिर मैं नौकरी ढूंढूंगा। तो कोई अगर व्यक्ति बोलता मैं डिपेंडेंट हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर कोई बोले मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कभी नहीं कह सकता कि ये इंडिपेंडेंट है। तो लाइफ में इसको अगर रिग्रेशन को आप पढ़ना है तो ये हमेशा देखिएगा। हाँ, ये होता है कि कभी आपके पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव दोस्तों, ये ऐसे डायग्राम बनाइएगा, देखिएगा, इसको ऐसे करिए। जब आप राइट साइड 1 2 3 4 5 करते हैं तो पॉजिटिव को दर्शाता है, और जब आप -1 -2 -3 -4 करेंगे आपका नेगेटिव को दर्शाता है। तो ये आपका नेगेटिव जो होता है ये दर्शाता है, और ये आपका पॉजिटिव में दर्शाता है। ये प्लस में डिनोट किया है, माइनस में। जीवन में ये हो सकता है कि कभी आप नेगेटिव सिचुएशन को आप फील कर रहे हैं, या कभी आप पॉजिटिव सिचुएशन को आप फील कर रहे हैं। जैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, आप बढ़िया इनकम भी उठा रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आपके पास पड़ोसी भी हैं, आपकी बातों को सुनने वाले हैं, तो आप पॉजिटिव फील करेंगे। पता चला आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपके पास बहुत बड़ी आपकी फैमिली है, लेकिन पास पड़ोसी आपकी खुशी में, आपके दुख में अगर हाजिर नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा जरूर वहाँ आप नेगेटिव महसूस करेंगे। ये प्रकार से डायग्राम जो दर्शाया गया है, पॉजिटिव का मतलब जब आपको सब चीज़ें अच्छी है, जब आप राइट व्यू में चलते हैं। कहते हैं कि जब आप जीवन आपके राइट में चलेगा तो आप पॉजिटिव ही फील करेंगे, और जब आपका जीवन नेगेटिव व्यू में आ जाएगा, लेफ्ट चलने लग जाएगा, तो आप नेगेटिव फील करेंगे। आप दुख, दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन में आप क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। ये टॉपिक का मतलब यही समझाने का मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव, और इसमें ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें। अब पौधा है, पौधे को जैसे धूप मिलेगा, वर्षा मिलेगा, खाद मिलेगा, इस पर ग्रोथ होगा, फल आएगा, फूल आएगा, मतलब फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ अच्छा होता है। अगर इसको मान लीजिए आप पानी दिए जा रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, धूप ना पाएगा तो क्या विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब इसके सारे चीज़ें अच्छे मिलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वैसे ही कोई व्यक्ति है, उसके घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त अगर उसको मोटिवेट करते हैं, अच्छा एक उसकी बातें खाली सुन लें, तो बंदा क्या करता? पॉजिटिव व्यू में चला जाता है। अब पता चला अपनी बातें कहना चाह रहा है, दुख है उसके मन नहीं कह पा, कोई सुनने वाला, उसके दर्द को एंजाइटी खुद से फील करने लगता है, तो उसमें ग्रोथ होगा? नहीं होगा, वो निगेटिव फील करेगा।
अब ये डायग्राम को मैंने बी प्रैक्टिकल भी समझा दिया दोस्तों, जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ये टॉपिक का मतलब होता है रिग्रेशन। आपको रिग्रेट कर रहा है, कहते हैं रिग्रेट बहुत महसूस कर रहा हूँ, एंजाइटी महसूस कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक देखिए, स्टैटिक्स कितनी अच्छी टॉपिक है दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरा हम इसमें बात करते हैं रिग्रेशन के बाद कोरिलेशन। अगला टॉपिक हम बात करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स होता है सहसंबंध। कोरिलेशन, कोई भी टॉपिक पढ़िए उसको जीवन में जब आप उतार लेते हैं तो टॉपिक का मतलब है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा जीवन से नहीं मतलब है तो बेकार है आपके लिए। कोरिलेशन क्या होता है, ये हमेशा संबंध की बात करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन चीजों को ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, संकेत देता है। जैसे पॉजिटिव कब होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए अच्छा मकान खरीदेंगे, आप अपने लिए अच्छी गाड़ियाँ खरीदेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे कॉलेज में उनकी दाखिला करवाएंगे, है ना। अगर वहीं पर आपकी सैलरी कम होने लग जाए तो आप क्या करेंगे, कहेंगे छोड़ो बच्चे को बस ऐसे नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में डाल देते हैं, अल्टो गाड़ी में अपना सफ़र कर लेंगे, स्कूटर पे सफ़र कर लेंगे, बस या ट्रेन पे लटक के सफ़र कर लेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव की बात तब बताता है जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे। ऐसे मैं डायग्राम बताता हूँ दोस्तों, पेन नहीं चलेगा लेकिन आप समझिएगा, शब्दों को सुनते रहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपकी इनकम अच्छी बढ़ेगी, इनकम अगर आपकी अच्छी बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे। जब आपकी इनकम मान लीजिए कितना था, मान लीजिए आप 15,000 सैलरी थी आपकी, चलिए 20 रख देते दोस्तों, मैं बड़ा कंफर्ट जोन में कहेंगे 20, हाँ ठीक है। 20,000 जब आपकी इनकम थी तो आप ठीक ठाक जीवन चला रहे थे, आपका जीवन शैली इतना ही प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं जीवन में, खाने पीने के, बच्चों का सब कुछ लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ था। यह मैं लाइफ स्टाइल लिख देता हूँ। देखिए हर एक स्टाइल, हर एक चीज का एग्जाम्पल अलग अलग है, आप बस बेस को समझिए। जैसे आपका सैलरी 40,000 हुआ तो आप क्या करेंगे, अपना जीवन शैली और बढ़ा देंगे। जैसा आपका सैलरी और बढ़ गया, 20 से 60,000 हुआ, यहाँ 40 हो गया, यहाँ आपका 60,000 हुआ। आप जैसे आपकी सैलरी 80 हुआ तो आप फूलो ना समाओ, खुशी मारा आप तो पड़ोसी को परेशान कर दोगे। 80,000 हुआ, उसको जलाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम बनेगा देखिएगा, बराबर इक्वालिटी की बात कर रहा है। हमेशा आप बहुत अच्छी अपनी जीवन जी रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव व्यू। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती गई आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ती चली गई, इसको बोलते हैं, आपको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसी को अगर आप मान लीजिए और भी समझना है, थोड़ा सा इसे घुमा देते पॉजिटिव में भी। आपकी कभी सैलरी 80,000 थी, आपका डिमोशन होने लग गया, आपको 60,000 कर दिया गया। तो जब आप 80 था तो आप बड़े काला टाइट करके घूम रहे हैं। अब जैसे आपकी 60 है, थोड़ा सा सुकुड़ गए, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहे हैं। कभी आपकी 40,000 सैलरी होगी, कोरोना काल आया, गवर्नमेंट बोल दिया भाई हम नहीं दे सकते ज़्यादा, 40,000 पे टिक गए, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की मात्रा को, खाने पीने, लाइफ स्टाइल को कम करने लगे। कोरोना काल में ऐसे हुआ, जिनके पास जब नौकरियां चली गई तो लोगों ने कहा एक काम करो, जो चाय हम 3 टाइम पीते हैं अब सिर्फ सुबह और शाम पिएंगे, 1 टाइम चाय नहीं पिएंगे, ठीक है। अब जो रोटियां हैं थोड़ा एक्स्ट्रा बनता था वो उतने बनाएंगे जितनी ज़रूरत है। तो अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी लाइफ स्टाइल बेटर करेंगे, जैसे जैसे इनकम घटेगी आप अपने लाइफ स्टाइल को श्रिंक कर लेंगे, कम कर देंगे। ये दोनों व्यू में बात करेंगे, ठीक है। और इसी पे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे बरसात है, बरसात की जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी अच्छी खासी, तो फसल की भी मात्रा क्या होती, बड़ी अच्छी होती है ना। अगर अच्छी बरसात होगी तो फसल की मात्रा भी बड़ी अच्छी बढ़ती चली जाएगी।
पता 20% वर्षा हो रही थी, थोड़ा कम पैदावार था, 40 हुआ और बढ़ गया, 60 हुआ और बढ़ गया, 70 हुआ और बढ़ गया, देखिए कितना बढ़िया हुआ। अब पता चला बरसात की मात्रा जैसे जैसे डाउन होती चली जाएगी फसल की क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जब पॉजिटिव दोनों भी में चले, बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये भी घटता है तो ये भी घटता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो कोरिलेशन के पहले जो बनता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अब दूसरा बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सही बात है, एक ही पहलू क्यों बात करें, दूसरा पहलू बात करते हैं। कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ घट रहा है तो ये भी क्यों घट रहा है, तो नेगेटिव नहीं, एक के घटने से जब दूसरा घटे, एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़े, तो वहां भी पॉजिटिव ही बात बोला जाए। नेगेटिव का डायरेक्शन यहाँ बनाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये पॉजिटिव में था पॉजिटिव, अब यहाँ बात कर रहे हैं नेगेटिव, ठीक है, इसको नेगेटिव बोलते हैं। अब देखिए नेगेटिव में क्या, ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया। ध्यान से देखिए, कभी जब प्राइस मान लीजिए कभी प्राइस क्या था किसी वस्तु का 10 रुपया था, मान लीजिए 10 रुपया किलो कभी टमाटर था। आज देखिए प्रेजेंट टाइम, जब टमाटर 10 रुपया केजी था तो आप कहते थे ले लो भैया 3 किलो टमाटर, घर में चलेंगे जूस वूस बना लेंगे, बढ़िया कैप्चर चटनी बनाएंगे, पैक करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो आप पता चला जब 10 रुपया था आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, 3 केजी ले रहे थे। आज प्राइस जैसे पता चला 60 रुपया केजी बढ़ा, आपने कहा एक काम करो 60 रुपया किलो हो गया, 1 किलो ले लो भाई, इतना ही बहुत है, 1 केजी कर दिया, Q3 से Q1 पे आ गया। जैसे प्राइस आज पता 200 रुपया किलो टमाटर हो गया, अब क्या कर रहे हैं, वहां जाके ऐसे कर रहे हैं 250 ग्राम दे दो, आप देखिए कितना हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड का घटना, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का घटना, ये होता आपका नेगेटिव व्यू। तो इसका जो डायग्राम बनेगा आप देखिए कि ये ऐसे चलता है, ठीक है, क्योंकि अब खुद देखिए बी प्रैक्टिकल, आजकल लोग तो बाजार में जाते हैं टमाटर को ऐसे देखते हैं जैसा टमाटर हमको दिख रहा है, क्या देखते हैं, पूछेंगे भाई क्या रेट भाव, और तन के बोलता दुकानदार आज ले लो 200 रुपया किलो है। तो आप एक इधर देखेंगे इधर देखेंगे तो धीरे से उसको जाके बोलेंगे 1 किलो लेना है, थोड़ा कम कर दीजिए, देखिए भाई हमारा ही पड़ता नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ें बोल रहा है धीरे सी बात, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा आपने क्वांटिटी क्या कर दिया कम। अगर यही जैसे टमाटर अचानक आज देखिएगा 70 रुपया किलो आ जाए तो कहेंगे 1 किलो ले लो, हो सके कल बढ़ ना जाए और ले लो। कल बोले 40 रुपया, अरे काम करो 2 किलो रख के फ्रिज में रख देंगे खराब नहीं होगा, बोलेंगे 10 रुपया, 10 रुपया 3 किलो लेके रख लो। यही कंडीशन बताता है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है, और जब प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ता है। ये कंडीशन होता है निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अब इसी में एक बात करते हैं जो जीरो कोरिलेशन होता है। जीरो मतलब शून्य है, हाँ जी। अब देखिए जीरो की बात करते हैं। अब जीरो का कोरिलेशन क्या है, जैसे इसमें कोई डायग्राम नहीं बनेगा, कोई भी चीज नहीं समझाएगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे इसमें कहीं भी कोई आप दिख रहा है नहीं बन सकता। अब इसका एग्जाम्पल क्या है दर्शाने के लिए, आपके मान लीजिए 8 नंबर का जूता का साइज है, अब आपका पैर के जितना साइज है, आप जितना जूते की साइज आपके पैर की साइज है, तो दोनों बराबर है, क्या उसमें कोई बढ़ रहा घट रहा है, नहीं ना। तो वहां पर शून्य को डिनोट करता है, अर्थात जीरो कोरिलेशन की बात करता है कि 9 नंबर का जूता ही है और 9 नंबर का आपका पैर है, तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा दोस्तों। उसको डिनोट किया जाएगा जीरो। 9 माइनस 9 करेंगे तो जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कोई आदमी है
बैठा है, संत आदमी है, कोई उसको राजनीति बोल के जा रहा है, कुछ गाली दे के जा रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, डजंट मैटर क्या कह रहा है, हमसे क्या मतलब। तो जितने का जूते की आपकी ये जो साइज है, मान लीजिए आपका जूता है, आपने जूता बढ़िया लिया भाई, आपने जितना आपका पैर का पड़ रहा है जो भी है अच्छे से, आपका जूते की जितना साइज मान लीजिए 9 नंबर का है, 9 नंबर आपने पहना, तो आपका इसमें कोई कोरिलेशन क्या बताएगा, 0 शून्य है, इसमें कोई प्रभाव नहीं। ये नहीं है कि आपका 8 नंबर का पैर है तो आप सोचेंगे नहीं मैंने 11 नंबर का, भाई 11 नंबर का आप पहनेंगे तो अनकंफर्टेबल होगा, आप आगे भागते रहेंगे, जूता पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कोरिलेशन टॉपिक। देखिए बातों बातों में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे इसमें, अगला टॉपिक इसमें क्या पढ़ते हैं हम दोस्तों, कोरिलेशन के पास बाद हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन। सॉरी डिस्पर्सन तो हो गया दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है दोस्तों, सैम्पलिंग वो नहीं, सैम्पलिंग जो खुलता है, सैम्पलिंग लोग वाइन, वो सैम्पलिंग नहीं। सैम्पलिंग मीन्स होता है चयन। अब चयन क्या चीज करना, भाई आप अच्छी स्कूल में जाना चाहेंगे तो आप देखते होंगे सारे कॉलेज का उसमें देखते होंगे कि किसमें कोर्स अच्छा पढ़ाया जाएगा, कौन हमें अच्छा जॉब दे सकता है, किस कंपनी में जाए कि हमें यहाँ पर अच्छा सैलरी मिलेगा, हमारा यहाँ प्रमोशन अच्छा होगा, जिससे हमारा घर परिवार सब कुछ अच्छे से चल जाए। आप क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी टॉपिक पे रिसर्च करता है, क्योंकि हमें रिसर्च टॉपिक पढ़ना है, तो आप चयन करेंगे। वो चयन करने के लिए जब आपके पास चयन हो जाता है तो उसके कई मेथड्स होते हैं दोस्तों। आपने एक टॉपिक कभी पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता है। आइए चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी मीन्स इसी में टॉपिक है जो इंक्लूड है प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं संभावना। संभावना क्या, जैसे किसी ने कहा आज वर्षा होगी, कोई बादल देख के बोल रहा नहीं, किसी ने कहा बादल तो दिख रहा बरसे नहीं, कोई कहा नहीं वर्षा हो सकता है, बादल बहुत घनघोर है, ब्राउन बादल है। किसी ने कहा अच्छा, अगर उसका संभावना देखा कि वर्षा हो गई तो कहेंगे भाई उसका देखने का संभावना, कहने का मतलब था संभावना दिख गया कि वर्षा हो गई। क्लास में लगा अगर आज टीचर आएंगे तो इसका मतलब कुछ अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे। क्लास आज में टीचर नहीं है तो क्या आप कौन क्लास पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता। इस संभावना की बात करता है। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी में हम समझने के इसके 4 बेसिक आधार होते हैं। पहला इसका होता है कॉइन। कॉइन मीन्स होता है सिक्का। अब सिक्के को आप देखिएगा तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जैसे आप कॉइन है, सिक्के है, सिक्के को आप एक बार उछालते हैं तो हो सकता है एक ही बार हेड आए या तो टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही चांस होता है। इसको NPR1 बोलते हैं। इसको हम दर्शाते हैं NPR करके दर्शाते हैं। तो N मीन्स होता है नंबर, कितने नंबर, कितनी बार आपने किया, और सिक्का जो है कॉइन्स है उसको कितनी बार उछालेंगे तो आएगा। तो मान लीजिए कॉइन्स को अगर हम एक बार उछालते हैं, है ना, कॉइन्स है, सिक्का है, एक ही सिक्का है, आप उसको 1 बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल। तो अब इस चीज का जो टॉपिक हम, इसका सिक्के से क्या लेना देना और रिसर्च से क्या लेना देना, जी हाँ 10 बच्चे हैं, उन पे आप रिसर्च कर रहे हैं कोई बीमारी के ऊपर या उनकी ग्रोथ के ऊपर। तो हो सकता है उनको आपने हॉर्लिक्स पिलाया, उनको दिया हॉर्लिक्स, बच्चे पी रहे हैं, 10 बच्चे पर आप रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है अगर इफेक्ट क्या हो रहा, हो सकता है उससे 5 ही बच्चों का हाइट बढ़े, कुछ बच्चों का हाइट ना बढ़े, होता है ना कभी का, क्योंकि सबका बॉडी के स्ट्रक्चर अलग है, सबके बॉडी का हार्मोन्स अलग अलग होता है। इसीलिए आप देखते जो लोग कहते हैं नहीं सबका IQ एक जैसा, नहीं, IQ सबका डिफरेंस होता है दोस्तों। अपने दिमाग को कितने एक्सरसाइज कौन किया। अब कोई मान लीजिए बच्चा मेंटल रूप से बीमार है, हकलाता है, अब उसे बोलने नहीं इसका IQ बहुत जबरदस्त है, ये कैसे मान ली भाई। सबका IQ अलग अलग होता है, इस चीज को नोट करिए, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए हॉर्लिक्स
10 बच्चों को पिलाया, पता चला 5 बच्चों को हाइट ठीक ठाक बढ़ा, 5 बच्चों की हाइट कम हुआ। तो वही बात कर रहा है, अगर आप सिक्का है, कॉइन है, एक बार उछालते हैं, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल, लेकिन आएगा जरूर, कोई एक ही है। अब ऐसा नहीं कि शोले मूवी की तरह सिक्का जो सीधे खड़ा हो जाएगा, ना हेड आया ना टेल आया, आएगा जरूर, वो तो अलग मैटर, थोड़ा जोक था। अगला इसमें बात करते हैं कॉइन्स के बाद आप पढ़ते होंगे कार्ड। कार्ड जो ताश का पत्ता होता है, कार्ड ताश के पत्ते में आप देखते होंगे कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते। 52 पत्ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे 13 13 13 13 चौके 52, इसीलिए देखते होंगे ताश जब खेलते हैं तो उसमें 4 व्यक्ति बैठते हैं, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, 4 लोग बैठते हैं। तो उसमें 13 13 पत्ते सबके हाथ में होता है। अब उसमें हर एक में दोस्तों किसी के पास चिड़ी, बेगम सब रहेगा, बेगम, चिड़ी चिड़ी। अब किसी के पास 4 एक का आ गया, बोले भाई मैं जीत गया, किसी के पास चिड़ी आ गया, भाई मैं जीत गया, मेजोरिटी ज्यादा आ गई। तो आप देखते होंगे कार्ड का भी दर्शाया जाता है। अगर आप 52 पत्ते हैं, किसी एक पत्ते को आप उसमें निकालेंगे, हो सकता है उस 52 में से ही 52 तरीका हो सकता है, कोई एक ही निकलेगा। अब 52 में से कौन आ सकता है इसको आप बता नहीं सकते, लेकिन निकलेगा एक। तो 52 तरीका वही है, या तो चिड़ी आए, बेगम आए, हुकुम आए, जो भी है आप उसमें से एक ही निकल सकता है। दूसरा, अब इसी टॉपिक जैसे यही बात है, 10 बच्चे हैं, उनको हॉर्लिक्स दिया गया, तो कोई उसमें एक एक 52 10 बच्चे 10 में जरूर इफेक्ट करेगा किसी न किसी बच्चे पे दवा, या तो उसका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, या तो उसकी हाइट अच्छी ग्रोथ कर जाएगा, या हो सकता है कोई बच्चा शूट ना करे, बीमार भी हो जाए, ये भी होता है। दूसरा इस पे एक टॉपिक बनता है आपका डाइस। डाइस क्या है? आपने देखा होगा डाइस जो लूडो खेलते हैं, लूडो, तो लूडो आप जब खेलते हैं दोस्तों तो उसमें देखते होंगे उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप मान लीजिए अगर आप एक बार डाइस को थ्रो करते फेंकते हैं तो उसमें से उसके आने का चांस 6 होता है। 6 में से या तो 6 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 1 आ जाए, कोई एक ही चांस होगा आने का। लेकिन उसमें नंबर या तो 6, या तो 5, या तो 3, या तो 2, या तो 1 आएगा। ठीक है, ये डाइस की बात करता है। यही अगला है, एक होता है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स होता है चयन, यहां लिख देते हैं चयन। चयन मीन्स मान लीजिए एक आपके पास कोई बर्तन है, आप इस बर्तन मान लीजिए बाल्टी है, कुछ भी है, देखते होंगे कभी काल दिल्ली डीडीए गवर्नमेंट क्या करती है, जब ये बिल्डिंग अलॉटमेंट करती है तो लोगों उसमें फार्म भरते हैं। तो फार्म जब भरते हैं तो उसमें सब लोग अपना एक लेटर लिख करके क्या करता है, उसी बाल्टी में सारे क्या करता है, चिट्ठी को इकट्ठा करके उसमें डाल देता है, छोटा छोटा उसको बढ़िया से लपेट के रबड़ चढ़ा के उसमें अंदर डाल देता है, फिर उसको ऐसे ऐसे घंघोड़ देते हैं अच्छे से बढ़िया से। करने के बाद अब देखिए कि क्या होता है। वैसे ही बॉल की बात चयन करते हैं कि मान लीजिए अलग अलग बॉल हैं, इसमें टोटल मान लीजिए 10 बॉल हैं। कितने बॉल हैं? 10 बॉल हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 बॉल है दोस्तों, ऐसे लिख दिए। अब 10 बॉल हैं, अब 10 बॉल जो है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई ब्लू है, कोई गुलाबी है, अलग अलग प्रकार से सभी रंगों के हैं। अब इसे पूछ लेगा उन 10 बॉल में से कितनी बार उनके आने का चांस हो सकता है? 10 ही बार हो सकता है। कैसे 10 ही? इन 10 में से हो सकता पीला निकल जाए एक ही बार, हो सके नीला निकल जाए, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? एनपीआर, वही जो फार्मूला लगाते हैं एनपीआर। एन मतलब जो नंबर है, टी प्रोबेबिलिटी, आर मीन्स उसकी प्रायिकता या तरीका कितनी बार है। तो आर क्या बोलेगा, अगर हम कोई एक बॉल निकालेंगे तो 10 में से कोई एक ही निकलेगा, कोई एक ही निकलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने अगर एक बॉल निकाला तो, लेकिन पूछे कौन सा कलर आएगा, हो सके लाल भी आए, पीला है, नीला है, काला है, कोई भी है, एक बॉल निकल सकता है। तो यही चीज़ है, फिर इसी को उठा के इम्प्लीमेंट करो सैम्पलिंग में। जब हम चयन कर रहे हैं, सैम्पलिंग में वही चयन जैसे यहाँ पर है, कोई एक बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा उसका ग्रोथ कर जाए, किसी बच्चे ग्रोथ ना भी करे, ये भी चांस हो सकता है, मे बी चांस। ये जिंदगी ही चांस पे चल रही है। एक कहावत है, बहुत लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा सा नहीं कहना चाहिए,
कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में उनकी कभी जीत भी नहीं होती, कोशिशें करते रहते हैं। कोशिश मत करिए, कोशिश बजाय आप काम करिए, कोशिश मत करिए। कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, एक चांस, दो चांस, चांस मत देखिए, चांस के चक्कर में आपका चांस चांद तक रह जाएंगे। ठीक है, ये होता है सैम्पलिंग। ठीक, अगला बात करते हैं दोस्तों, काम करिएगा तो आपका चांस सबसे अच्छा रहता है। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। क्या पढ़ेंगे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दोस्तों, हाइपोथेसिस क्या होता है? किसी भी चीज का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड करना। अब अनुमान क्या लगाते हैं? आप किसी टॉपिक पे आप मान लीजिए रिसर्च करना, पहले आप क्या ढूंढेंगे? प्रॉब्लम। जब आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा तभी तो आप रिसर्च करें। प्रॉब्लम क्या? जैसे आपको ढूंढना है कि हमारे देश में हर एक फील्ड है, कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, आजकल हर एक फील्ड का सब्जेक्ट हमारे देश में है, लिटरेचर है, साहित्य है। तो आप देखिए कि किस टॉपिक पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है। लोग कहेंगे रोजगार रोजगार रोजगार। आप किस पे रोजगार पे है? रिसर्च कर रहे हैं। तो रोजगार देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो पूछिए कि जो बच्चे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है? आज के दौर में किसी बच्चे जो बीटेक है या बीकॉम किया है उससे पूछिए कि बेटा मैं, अगर आप बीटेक हो तो बीटेक का मतलब है आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। ठीक है, उससे बोलो कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, आप इस फील्ड में पढ़ाई की हो तो इसको सही कर दो। पता क्या बोलेगा? मैं सिर्फ पढ़ाई किया, भी प्रैक्टिकल काम नहीं किया है। यही दोस्तों सबसे बड़ी हमारे देश की प्रॉब्लम है। जिस दिन बच्चे को थ्योरिकल के साथ साथ भी प्रैक्टिकल नॉलेज देना शुरू कर दो तो मुझे लगता है हमारे देश में बेरोजगारी खुद ही कम हो जाए। अब बीटेक का बच्चा है, बाद में जाके बीए बिजनेस एनालिटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है ना, सीए तैयारी कर रहा है, या सोचिए उसने बीटेक किया 4 साल, अंत में क्या पढ़ रहा है? बिजनेस लाइन। आप उससे पूछिए तो बीटेक ही क्यों किया? अगर मैं बीकॉम पढ़ा तो बीकॉम में फील्ड में हूँ और मैं बीकॉम के लाइन में काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए ठीक है, मैं अपना रोजगार क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसे ही होना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं, सभी के लिए कहूँगा, जो बच्चा जिस फील्ड में है उसके अनुसार अगर वो काम मिल रहा है तो वो अपने आप खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। आर्ट का बच्चा है, उसे आईएएस तैयारी करना है, करो भाई आईएएस। आर्ट मतलब एक कला, जिसमें बात करने की कला है, वही बन सकता है आईएएस। भाई सही बात, मैनिपुलेट करिए। आप देखिए, बहुत आईएएस बनना तो आपको बहुत ब्रिलियंट माइंड की ज़रूरत नहीं है। वहाँ क्या होता है? एनालिटिकल माइंड होता है, चीज़ों को, प्रॉब्लम को समझता है और जल्दी उसको सॉल्यूशन निकाल के दे देता है। तो अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक देश से दूसरे देश का कोरिलेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई वहाँ हमेशा एक पॉलिसी बनाया जाता है। जब तक आप पॉलिसी के बारे में नहीं जानेंगे, एक देश से दूसरे देश की हिस्ट्री नहीं जानेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं जानेंगे, वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे। इसीलिए देखते होंगे जो यूपीएससी के बच्चे, थोड़ा सा बातें बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो बच्चे यूपीएससी तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि वो बन क्यों नहीं पाते। कारण यही है कि वो थ्योरिकल नॉलेज तो हो जाता है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल है दोस्तों। लाइफ में आप जब जाते हैं तो आपका भी प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन होता है। आपको मान लीजिए बोल दिया चलिए आप अमेरिका के ऊपर एक पॉलिसी बनाइए, तो जब तक आप अमेरिका के इतिहास नहीं जानेंगे तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे? वहाँ कल्चर क्या है ना, वहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, यही चीज़ें बोला जाता है। हमारे देश में जब बेरोजगारी की बात होती है, हमें वहाँ पहले प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ जाए। कोई व्यक्ति अगर बोले कि मैं बेरोजगार हूँ, आप बेरोजगार क्यों हो, पहले इस सवाल को सोचिए कि मैंने जो पढ़ाई किया क्या इस पढ़ाई के योग में था, या इस पढ़ाई जो मैंने किया क्या मेरे अंदर इतनी उसकी कैपेबिलिटी या नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो आप क्यों नहीं इस फील्ड में आगे बढ़ सकते? आप बढ़ेंगे। आप देखिए एग्रीकल्चर फील्ड कोई करना नहीं चाहता, एग्रीकल्चर में बहुत नौकरियां हैं, लेकिन नौकरियां सब फील्ड में है, जो जितना मेहनत करेगा उसी फील्ड में वो दिखेगा। ठीक है, तो मेरा ही कहने मतलब हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाना। इसके 2 टर्म होते हैं दोस्तों, बेस हैं, एक नल
नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल मीन्स होता है दोस्तों, पेन नहीं चल रहा है इसे समझाते हैं। नल मीन्स होता है जिसमें कोई चेंज ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। मान लीजिए क्लास में लड़का और लड़की बैठे हैं तो वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का लिंग भेद ना किया जाए ना, ये लड़की है मैं लड़का हूँ तो हम साथ में बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, नहीं। तो ये बात करता है नल, जिसमें किसी प्रकार का ना तो ज़्यादा ना कम, हमेशा इक्वलिटी की बात करता है, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक। इसमें क्या कहता है कि हम दोनों में गैप करेंगे। भाई लड़का है उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर अलग है, लड़की है उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर अलग है। लड़की में उसका इमोशनल पावर अलग है, लड़के का इमोशनल पावर अलग है। तो ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। टू टेल वन टेल इसका कॉन्सेप्ट बनता है। बट इसमें बेसिक चीज़ आपको क्या समझना होता है, कभी काल नल हाइपोथेसिस में कोई टॉपिक है वहाँ राइट था, उसको एक्सेप्ट करना था और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जब अगर वहाँ राइट था उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका नल हाइपोथेसिस होता है। और जैसे ही रिजेक्ट होता तो अल्टरनेटिव बनता है, अगर एक्सेप्ट को एक्सेप्ट ही करेगा तो आपका नल हाइपोथेसिस ही। ये बेसिक टर्म होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आज के दौर में जो बात कर रहा था बेरोजगारी का, बेरोजगारी कारण यही है, आप जिस फील्ड में आप उतरो कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है, जिस फील्ड में आपकी अच्छी पकड़ है, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, चीज़ों को समझते हैं, तो उस पर आप काम करिए, वर्क करिए, आप आगे जरूर बढ़िए। और कभी किसी से कंपेयर मत करिएगा कि इसको ये चीज़ आता मुझे नहीं आता। हो सकता है उसको उस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आगे है। ठीक है, बस ये जीवन का सबसे बड़ा आधार। तो हाइपोथेसिस जब आपका कंप्लीट होता है, हम यही करते हैं। लास्ट जो टॉपिक है रिसर्च पढ़ते हैं दोस्तों। आज पेन ने बहुत धोखा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों। रिसर्च अब पढ़ते हैं, लास्ट ये जो है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड्स को बताते हैं। रिसर्च मतलब किसी चीज को पुनः खोज करना, री मतलब पुनः, सर्च मतलब खोज करना। अब जैसे आप लोग देखिएगा, एक समय था लोगों के पास कीपैड मोबाइल थी, आज लोगों के पास स्मार्टफोन मोबाइल है। तो आप देखिए उस पर रिसर्च किया गया, उस पर क्या किया गया, खोज किया गया, इसीलिए नई नई चीज़ें क्या हुआ, आविष्कार किया गया। अब आविष्कार अगर नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, तो नई चीज़ कैसे मार्केट में आएगा। आज देश में अगर बेरोजगारी है तो उस पर रिसर्च होना चाहिए, बेरोजगारी क्या रीज़न है। मुझे लगता है रीज़न यही है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप सिर्फ डिग्री के पर्पज से पढ़ रहे हैं, काम के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी है। और मुझे जहाँ तक दिखता है तो रिसर्च क्या है दोस्तों, किसी टॉपिक को पुनः खोज करना। अब इसके मेथड होते हैं, मेथड मीन्स विधि। भाई किसी भी चीज़ का मेथड होता है ना, खाना आप बनाएंगे तो उसका एक फार्मूला होता है, कितना नमक, कितना पानी, कितना तेल, कितने देर तक उसको पकाना है, तो ये मेथड ऐसे है। तो मेथड में क्या है, इसके जो बेस है, इसके मेथड 4 है दोस्तों। पहला डिस्क्रिप्टिव, ऐसे समझिए, दूसरा एक्सप्लेनेटरी, अगला क्वांटिटेटिव, अगला है क्वालिटेटिव। तो देखिएगा, एक है गुणवत्ता, जिसको गुणवत्ता बोलते हैं, एक मात्रा लिख देते हैं, बस समझिएगा, यहाँ बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है जो पहले से किसी न किसी टॉपिक को खोज करके इम्प्लीमेंट करके, जैसे शुरुआत में हमने बोला कि वहाँ फेस टू फेस डाटा कलेक्ट किया, रिसर्च किया, गवर्नमेंट को दे दिया, और उसी टॉपिक पे कोई व्यक्ति ने रिसर्च कर लिया, फिर वो भी खोज करके उसके बाद इम्प्लीमेंट करके अपना एक थीसिस वगैरह बना के क्या कर दिया, सिनॉप्सिस वगैरह जो सर्च किया, खोजा, अच्छा एक टॉपिक लिख करके क्या कर दिया, अपलोड कर दिया इंटरनेट पे। तो होता है डिस्क्रिप्टिव, जो पहले से किसी चीज का वर्णन कर चुका गया है, हो चुका है। अब जब वर्णन हो चुका है तो अगला पड़ता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या है एक्सपेरिमेंटल, होता है बार बार किसी चीज को प्रयोग करना, बार बार। जैसे आप देखते होंगे कोई व्यक्ति है, कोई एक्टिंग सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, तो बार बार वो क्या करता, प्रैक्टिस करता है ना। डांस का भी जब तक उसका धुन, लय, ताल के साथ उसका बॉडी लैंग्वेज नहीं मिलेगा
तब तक वो क्या होता है, वो बार बार क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, बार बार उस पर डांस करता है। इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आप अगर किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जीव जंतु पे या कोई बीमारी पे या आर्थिक स्थिति पे या बेरोजगारी पे, तो आप बार बार तब तक उसको आप करते रहेंगे जब तक उसके तह तक पहुंच नहीं जाते। अब सही टॉपिक मेरा मिला है, अब मैं इस टॉपिक पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एनालिसिस किया, उसको डिटरमिन क्या बोलते हैं उसको निर्धारित कर दिया, एक एक चीज़ करके लास्ट में आपने रिपोर्ट तैयार करके लिख दिया कि अब मेरा ये जो बार बार प्रैक्टिस कर रहा था अब अच्छे से हो गया। उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बाद आप पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स, जी हाँ, क्वांटिटेटिव क्या होता है, एक मात्रा के रूप में। जैसे 10 लोगों ने एक ही टॉपिक को रिसर्च कर डाला, अब उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई। मैंने भी पता चला, गरीबी पर रिसर्च किया, बी ने भी रिसर्च किया, सी ने भी किया, उसकी मात्रा क्या है, सबसे ज़्यादा है। रिसर्च की सबसे ज़्यादा मात्रा दिख गई। अब मात्रा है तो बोलेंगे मात्रा में जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो गया। दूसरा पढ़ते हैं गुणवत्ता। गुणवत्ता वो होती है जिसकी मोनोपोली हो। अगर आप मान लीजिए आपके गांव में या आपके शहर में पता चला एक ऐसा ही व्यक्ति है जो हर एक, मान लीजिए कि किसी ऐसी चीज़ का आविष्कार कर रहा है, जैसे उसके मन में बैठे सोचा कि मैं एक ऐसी चीज़ का आविष्कार करता हूँ। जैसे आप देखे होंगे मिस्टर इंडिया की एक मूवी थी, उसमें एक क्या करता है, एक उसके जो पिताजी कोई वस्तु बना कर रखे होते हैं, वो अपने हाथ में पट्टी की तरह लपेटता, उसमें एक बटन दबाता है तो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो एक प्रकार समझिए वो व्यक्ति कैसा था, एक गुणवत्ता था, उसकी क्वालिटी थी, इसीलिए उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, ये वस्तु हमें भी चाहिए, ये वस्तु हमें भी चाहिए। तो जब मोनोपोली होता है तो उसको बोलते हैं गुणवत्ता। और गुणवत्ता हमेशा क्या होता है, एक नया चीज़ क्रिएट करता है। और वही अगर मान लीजिए पट्टी जो है, जो हाथ में लपेटते ही दबाते ही गायब हो जाए, वो सबके पास हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं भी दबा रहा हूँ, मैं भी गायब हो रहा हूँ, पड़ोसी दबा भी गायब हो रहा है, एक दूसरे के बढ़िया मजे कर रहे हैं, अरे भाई तुम दिखाई नहीं हो रहा, मैं भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू रहेगी, वो मात्रा में आ जाएगा। और जब किसी एक ही व्यक्ति के पास एक ही वस्तु हो तो उसकी वैल्यू होती कि नहीं होती है, यही चीज़ है। आज सबके घर में BMW कार आ जाए तो उसकी वैल्यू होगा, खत्म। एक व्यक्ति के पास होगा तो वही BMW होगा। ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये इसके बेसिक मेथड है, ठीक है। एक इसमें और एक टॉपिक होता है पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टी। ये क्या बोलता है, पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविस्टी। पोस्ट मतलब जो पहले एक साइंटिफिक तरीके से कोई रिसर्च किया जाता था, जो वैज्ञानिक तरीके से होता था, उसको बोलते पॉजिटिविस्टी, ठीक है। लेकिन बाद में बोला गया अभी साइंस तो बहुत हो गया, थोड़ा उसमें लॉजिकली बात होना चाहिए, उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब कि भाई साइंस के साथ क्या होना चाहिए, तर्क भी होना जरूरी है। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बढ़ रही है, अब किसी ने बोला टेम्परेचर ही बोल दिया, तो टेम्परेचर का मतलब साइंस से ही बात कर, भाई गर्मी ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा। अब किसी ने लॉजिक दिया कि टेम्परेचर जो बढ़ने का कारण है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होने का कारण है। जब सूर्य आपका कर्क रेखा पे चमकेगा तो जो कर्क रेखा भारत में रहने वाले हैं उनको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। अब उसने तर्क देना शुरू कर दिया, फैक्चुअल शब्दों के साथ बात करना शुरू कर दिया, एनालिटिकल तरीके से समझाना शुरू कर दिया। जैसे बोला कि देखिए गर्मी बढ़ने का कारण ये भी है, या मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक अलाव जला दीजिए, लकड़ जला दीजिए, जो व्यक्ति उसके ज़्यादा करीब बैठेगा उसको सबसे ज़्यादा हीट होगा महसूस, और जो व्यक्ति उस अलाव से दूर ज़्यादा बैठेगा तो उसको ठंड लगेगा, थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होगा। तो उसने लॉजिक के साथ जब समझाया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। और जो उसने सिर्फ साइंस बोल दिया कि टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा, वो लॉजिक नहीं साइंस दे दिया, ठीक है। तो बेसिक ये सारी चीज़ें इसके दोस्तों आज जो टॉपिक मैंने एक एक करके आइडेंटिफाई किया, समझा दिया। आप लोग जाइएगा, सिलेबस देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आपको हर एक चीज़ बढ़िया से समझ में आ जाए। तब तक के लिए आज इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।